जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, तमिलनाडु में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है और डीएमके और कांग्रेस का अलायंस खतरे में है। एक्टर विजय के एक्टिंग करियर को अलविदा करने के बाद, राजनीति में पूरी तरह से एंटर होने के बाद, क्या तमिलनाडु की राजनीति में बदलाव आएगा? साथ ही अन्नामलाई के भी बारे में बात करेंगे। थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रहे हैं अन्नामलाई, और आज की ये चर्चा है और इसी पर हमारे साथ मौजूद है उमेश जी चर्चा के लिए। उमेश जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप तमिलनाडु से आते हैं और आजकल तमिलनाडु में काफी कुछ चल रहा है। कैसे देख रहे हैं जो भी उथल-पुथल मची हुई है? कांग्रेस और डीएमके का जो अलायंस है वो खतरे में नजर आ रहा है। एक्टर विजय और कई सारी चीजें, उसको आगे चर्चा में हम शामिल करेंगे। पहले जो डीएमके और कांग्रेस अलायंस के खतरे में होने की खबर आ रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि तमिलनाडु में अभी इलेक्शन होने वाले हैं। अप्रैल 2026 में होने वाले हैं। और आज की डेट में तमिलनाडु के अंदर डीएमके का राज है, जिसमें जो एमके स्टालिन है वो चीफ मिनिस्टर है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि उनकी जो अलायंस है, जो जनरली जो यूपीए का इंडिया अलायंस है, उसके अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर रह चुके हैं। और देखिए, 2024 लोकसभा इलेक्शन के अंदर उनको 39 सीट्स, पूरी की पूरी 39 सीट जीत के लेके आए हैं। और आप ये समझ लीजिए, जो यूपीए के अंदर जो इंडिया अलायंस है, उनके अंदर डीएमके की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके कारण इंडिया अलायंस सशक्त होता है। और अब बात आ रही है कि राहुल गांधी और डीएमके के बीच में एक तरह से प्रॉब्लम आ चुका है सीट शेयरिंग के ऊपर। आज की डेट में तमिलनाडु के अंदर जो कांग्रेस है, लास्ट टाइम उन्होंने 25 सीट पे लड़ा था। और अभी वो बोल रहे हैं हमें 40 सीट चाहिए। और कई और एक और एक चीजें उन्होंने डिमांड की है कि अगला इलेक्शन के बाद हमें मिनिस्ट्री भी चाहिए, वी वांट टू कम इनटू द मिनिस्ट्री एज वेल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अन्ना डीएमके या डीएमके दोनों भी, कोई भी पार्टी पावर शेयरिंग करना नहीं चाहते तमिलनाडु के अंदर। आप देखिए, हिस्टोरिकली इधर इट इज एडीएमके और डीएमके, और ये बहुत सालों से ऐसे ही चलता जा रहा है। और बट सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इस टाइम जो है, इट इज द एंट्री ऑफ सुपरस्टार विजय। जोसेफ विजय की एंट्री के कारण बहुत सारे जो समीकरण है बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता था कि डीएमके ने 2019 लोकसभा इलेक्शंस अच्छी तरह से जीता था, 38 ऑफ द 39 सीट जीती थी। 2021 उन्होंने असेंबली इलेक्शंस भी जीते थे। उसके बाद 2022 लोकल बॉडी इलेक्शंस भी उन्होंने जीते। 2024 उन्होंने लोकसभा इलेक्शन भी जीते। देखिए, इतनी सारी इलेक्शन विक्ट्री बताती है कि पार्टी बहुत ही ऑर्गेनाइजेशनली स्ट्रांग है। और उन्होंने जो अलायंस बनाया है, ये 6-7 पार्टियों का अलायंस है डीएमके का, उसके अंदर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ वोट्स होता है। देखिए, डीएमके के वोट्स कांग्रेस को जाते हैं, कांग्रेस के वोट्स डीएमके को जाते हैं, बाकी भी जो लेफ्ट पार्टीज है, इन सब के बीच में ट्रांसफरेबिलिटी होता है। और जो लास्ट इलेक्शन जब हुआ था 2021 में, डीएमके अलायंस को 46% वोट आए थे, और बीजेपी अलायंस जो एडीएमके अलायंस है, उनको 39% वोट आए थे। अब ये वोटों का समीकरण ऐसा है कि तमिलनाडु के अंदर ये जो छोटी मोटी पार्टी है, ये एक तरह से किंग मेकर हो चुकी है इन द पास्ट 4 to 5 इलेक्शंस। अब ऐसी बात है कि सबको रेनबो अलायंस बनाने की जरूरत है। और इसमें इसके लिए बता रहा हूँ, कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो हमेशा डीएमके को बेनिफिट करता है। इसके लिए कांग्रेस जो है इस बार बोल रही है कि हमें मिनिस्ट्री भी चाहिए। डीएमके पावर शेयरिंग में बिलीव नहीं करता। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, डीएमके और कांग्रेस का अलायंस शायद टूट भी सकता है। और ये सबसे बड़ी बात है। और अगर बन भी जाता है, लास्ट मोमेंट में बन भी जाता है, तो दोनों कार्डर्स के बीच में वो खटास रहने वाली है, जो बिहार में हुआ था। जैसे आपने देखा था आरजेडी और कांग्रेस के बीच में हुआ है, सिमिलर सिचुएशन तमिलनाडु में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अभी आ रहा हूँ एडीएमके का। एडीएमके के अंदर बीजेपी है, और अभी एक और एक पार्टी पाटाकलाई मक्कल काच्ची, जो अनुपनी रामदास की है, वो अभी ज्वाइन कर चुके हैं। अब और मेरा ये मानना है डीएमडीके और जो बाकी जो छोटी पार्टियां हैं वो भी इनको ज्वाइन कर देगी। और अगर वोट शेयर के हिसाब से देखें, तो आज कम से कम एडीएमके को अराउंड 25% वोट शेयर पकड़ लीजिए, 10% वोट शेयर तब बीजेपी का पकड़ लीजिए, 5% आप इनका ये पीएमके का पकड़ लीजिए।
फिर डीएमडीके है, ये सब मिला के जो बीजेपी और एडीएम के अलायंस है, इनको 45% का शायद मिलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस का वो घटता हुआ नजर आ रहा है। बट यहाँ पर जो एक्स फैक्टर बन के आए हैं, जिन्होंने सारे समीकरण बदल दिए हैं, वो है विजय। जोसेफ विजय ने एक तरह से आके तमिलनाडु के अंदर सारे पॉलिटिशियंस की नींद हराम कर चुके हैं। और जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं, क्योंकि जितने भी फेसोपोलॉजिस्ट हैं, जितने भी पोलस्टर्स हैं, जो ट्विटर और अदर थिंग्स बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि विजय की पार्टी को 12 से 15% वोट शेयर मिल सकता है। बट ऐसा है कि ऐसी हमने प्रोजेक्शंस बिहार में भी देखी थी, जिसमें हमको लगा था कि जन स्वराज पार्टी जो है प्रशांत किशोर की, वो भी एक तरह से ऐसा ही कुछ करिश्मा क्रिएट कर सकते हैं। बट हम मेरा ये मानना है कि ये जो है अभी इट इज नॉट बीइंग टेस्टेड। विजय की पॉपुलैरिटी ग्राउंड पे अच्छी है, लोग उनको मानते हैं, पहचानते हैं, आज तमिलनाडु में सबसे पॉपुलर स्टार भी है। बट एक चीज है कि आप ये देखिए, कुछ दिन पहले करूर में एक ट्रेजेडी हुई थी जिसमें करीब 40 लोग मारे गए थे, जिसमें बच्चे भी थे। वो एक तरह से उनके कैंपेन के ऊपर एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है लेटर इन द पोल्स। और एक चीज है, मीडिया के वो पीआर के कारण इन्होंने एक तरह से पावर ऑफ इनविंसिबिलिटी बना लिया कि मेरे बगैर कुछ हो नहीं सकता। विजय का एक सबसे बड़ा चीज है कि वो उन्होंने अपने आप को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। मतलब अब किसी के साथ भी अगर वो अलायंस करेंगे तो वो बोलेंगे सीएम मैं बनूंगा, बाकी सब लोग डिप्यूटी सीएम या बाकी सब वैसे रहेंगे। ना तो ये शर्त डीएम के मानने वाला है, ना एडीएम के मानने वाला है। आज तमिलनाडु के अंदर हिस्टोरिकली द्रविडियन पार्टीज का 25% वोट शेयर है, दोनों डीएमके एडीएमके का। ये जो छोटी पार्टीज है, इंक्रीमेंटल वोट शेयर लेके आती है, इनका एक बहुत हद तक जो है ये जीत और हार के बीच में डिटरमाइन करते हैं। इस बार बीजेपी ने जो हमारे जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है अन्नामलाई को, उनको उन्होंने स्टेप डाउन करने को बोला है। और उनके आज बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो नायनार नागेंद्रन है। नायनार नागेंद्रन जो है एक्स एडीएम के लीडर है। आप सोच लीजिए, अभी बीजेपी का अलायंस एडीएमके के साथ हो रहा है और एडीएमके के साथ अलायंस के बाद अब उन्होंने बीजेपी ने एक ऐसा लीडर लेके आए हैं जो खुद पुराना एडीएमके का लीडरशिप है। ये एक रीजन है कि मैंने पहले भी बोला था कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ वोट्स नहीं होता था एडीएमके और बीजेपी के बीच में। ये नया समीकरण के कारण इस बार शायद लग रहा है कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। बूथ लेवल जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ेगा और पॉसिबली ऐसा है कि जो एडीएम के अलायंस है वो जीत भी सकता है। प्रॉब्लम क्या है एडीएमके के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे घटक दल है। एक तो ईपीएस का दल है, एक ओपीएस का है, फिर एक दिनकरन का है। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि सारे लोगों को साथ में लेके आ जाएंगे। बीजेपी के जो मोटा भाई है अमित शाह जी, वो सबको साथ में लेके आ भी जाएंगे और वो तमिलनाडु भी आए थे इस बार। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, लोगों के बीच में एक तरह से जब यहाँ पर जो लोगों का मूड है, एक तरह से वो चेंज चाहते हैं। और तमिलनाडु में हिस्टोरिकली ऐसे हुआ है कि 5 साल अगर किसी की सत्ता होती है तो उसको बाद में दूसरी पार्टी को ही चांस मिलता है। तो कहीं ना कहीं हवा जो है अभी एडीएमके के पक्ष में बनती भी नजर आ रही है। देखिए, तमिलनाडु के अंदर सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जो है, कोई भी पोलस्टर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ की जो मतदाता हैं उनका मन के बाद कोई भी पोलस्टर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं सब लोगों ने जहां पर भी जो प्रेडिक्शंस दिए हैं उनके सारे प्रेडिक्शन धाराशायी हो गए हैं। ये मेरा एक तरह से आंकलन है कि बीजेपी एडीएम के जो फ्रंट है वो शायद जीत सकता है। क्योंकि आप ये देखिए, क्योंकि अभी विजय और डीएमके के बीच में जो रिफ्ट है वो बढ़ चुका है। दोनों ही जो है वो एक ही वोट शेयर को केंद्रित कर रहे हैं। अब विजय का फैक्टर ऐसा है, वो कौन से पार्टी के वोट तोड़ेंगे, कौन से फ्रंट के वोट तोड़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। एक और एक चीज है, तमिलनाडु के अंदर एक और एक लीडर है जिनका नाम है क्रिस्टोफर साइमन, सीमन के नाम से जाने जाते हैं। उनकी जो पार्टी है एनटीआर, तो 8 to 9% वोट शेयर के साथ आती है। देखिए, ये एक तरह से तमिलनाडु को भारत से अलग करने की बात करते हैं, उसमें भी उनको 8 to 9% वोट शेयर मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो लोगों का मानना है, सीमन का वोट शेयर जो है वो विजय को शायद जा सकता है। क्योंकि और
विजय जो है वो तमिलनाडु के अंदर डीएमके और एडीएमके दोनों के वोट को अट्रैक्ट करेंगे। वो जिस पार्टी के वोट शेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे उसको नुकसान होने वाला है। समझ लीजिए अगर डीएमके अलायंस में वो 6% वोट शेयर लेकिन ले जैसे लेते आप हैं। कह रहे हैं कि लेकिन आपको भी, क्योंकि सिंस आप तमिलनाडु से ही हैं, आपको कहाँ पर जो विजय है उनका पलड़ा भारी लग रहा है? कौन-सी पार्टी के वोटर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं विजय से? देखिए, विजय का जो सपोर्ट है ब्रॉड बेस सपोर्ट है। बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 35 उनकी जो पॉपुलैरिटी है, नो बडी कैन मैच इट। मतलब आप समझ लीजिए विजय अगर रैली करने निकल जाएंगे कहीं पे, तो बिना बुलाए बाकी लोगों को तो बाकी पॉलिटिशियंस को अरेंज करना पड़ता है सारे, मतलब आपको उनको बिरयानी, फिर बाद में बाकी सब चीजें जो देनी पड़ती है, क्राउड मोबिलाइजेशन करना पड़ता है। विजय के लिए अगर वो कोई रैली कर लेते हैं तो उनकी रैली में 10 लाख लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो ये जो चार्म एंड पुल है विजय का वो इम्पोर्टेंट है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि कैन दिस ट्रांसलेट इनटू वोट्स, वो देखने वाली बात है। और तमिलनाडु के अंदर आप ये देखिए, जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पहले भी ऐसे हुआ है कि जो फिल्म स्टार्स है वो एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने जब भी चालू की है उनको फायदा ही हुआ है। जैसे आप देख लीजिए एमजीआर को हुआ है, उसके बाद जयललिता है। पर बहुत सारे फिल्म स्टार्स जो पॉलिटिशियंस बने हैं उनकी पार्टी चली नहीं है। जैसे कमला हसन को देख लीजिए, या पिछले दिन रजनीकांत भी बोले थे कि अब मैं आने वाला हूँ, पर लास्ट मिनट में उन्होंने अपना मन बदल लिया। और तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि विजय एक तरह से एक्स फैक्टर है, और ये एक तरह से बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कौन बन सकता है। आज की डेट में लाइक्लीहुड ये मेरा मानना है कि तमिलनाडु के अंदर कांटे की टक्कर होने वाली है। किसी को भी फुल मेजोरिटी मिलने वाली नहीं है, कोई भी पार्टी को। हाँ, अगर देखा जाए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ वोट शेयर अगर बीजेपी और एडीएमके के बीच में होता है, और वो एक तरह से छोटी छोटी पार्टियों से मिलके अगर वो 45% कलेक्टिव वोट शेयर लेके आते हैं, देन एडीएमके हैज द चांस ऑफ विक्ट्री। ये एक तरह से केवियट है। बट इसके अंदर देखने वाली बात है कि विजय फैक्टर जो है वो कितना मायने रखता है, वो किसको डैमेज करता है, डीएमके को डैमेज करता है या एडीएमके को डैमेज करता है, वो देखने वाली बात है। और विजय खुद कितनी सीट लेके आते हैं वो भी देखने वाली बात है। सो दिस इलेक्शन के अंदर आप ये देखिए कि अन्नामलाई को एक तरह से जी, बीजेपी ने रेस्ट कर अन्नामलाई दिया। को हाँ, मैं अन्नामलाई को लेकर ही आपसे पूछने वाली थी कि अन्नामलाई जो है फिलहाल जो है वो इस पिक्चर में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी की नज़र आती है? कि अन्नामलाई की पॉपुलैरिटी और जो ग्राउंड पे जिस तरह से वो काम करते हैं और युवाओं पे जिस तरह का असर रखते हैं, इसके पीछे क्या वजह है कि बीजेपी उनको फिलहाल पीछे रखे हुए है? देखिए, बीजेपी का हिस्टोरिकली तमिलनाडु में वोट शेयर रहा है 3 से 4%, और लास्ट इलेक्शन में बीजेपी को 11.8% वोट शेयर आया था। ये पूरा क्रेडिट इट गोज टू अन्नामलई ओनली। बट आज अगर आपको वोट शेयर को सीट्स में कन्वर्ट करना है, यू नीड अराउंड 20 to 22% वोट शेयर। ये जो एडिशनल 10% है ये इस इलेक्शन में होने वाला नहीं है। और अगर बीजेपी लड़ भी जा लेती है अपने दम पर, तो उसको सीट नहीं आएगी। तो बीजेपी ने एक तरह से कॉन्शियस डिसीजन लिया कि इस बार एडीएमके के साथ अलायंस करे, सत्ता का जब एक तरह से जीत जाए, फिर अगले 2031 या 2036 में बीजेपी माइट बी एबल टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन तमिलनाडु। बट राइट नाउ 12% वोट शेयर से बीजेपी कैन नॉट डू एनीथिंग। ये बेस्ट एक चीज है, अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया है कि अन्नामलाई जो है जिस हिसाब से वो एक फायरी ऑरेटर है, और उन्होंने इक्वली टारगेट किया एडीएमके और डीएमके के लीडर्स को। तो कहीं ना कहीं एडीएमके के लीडर्स ने बोल दिया है कि बीजेपी को जब तक अन्नामलाई इज द पार्टी चीफ, हम आपके साथ अलायंस नहीं करेंगे। इस कारण अन्नामलाई ने वॉलेंट्री जो है उन्होंने अपना पद त्याग दिया पार्टी के लिए, और बैक सीट पे आ गए। पार्टी के लिए उन्होंने एक तरह से अपना पॉलिटिकल कैरियर को एक विराम दिया है, ताकि तब डीएमके को हटाया जाए इन तमिलनाडु। दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ बीजेपी राइट नाउ। लेकिन जो अन्नामलाई का बेस है, जो अन्नामलाई की वजह से बीजेपी के साथ जुड़ा है, उन पर इस बात का कितना असर पड़ेगा कि अन्नामलाई अगर पिक्चर में नहीं है, तो वो बीजेपी के समर्थन में रहेंगे? इसका क्या असर उनके बेस पे जाता है?
देखिए, कैंपेन के वक्त अन्नामलई कुछ सीट्स में कैंपेन करेंगे जहां पर बीजेपी की विनिंग पॉसिबिलिटी है। और आप ये देखेंगे कि अन्नामलई ने ऑलरेडी तमिलनाडु के 234 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उन्होंने पद यात्रा की है, वहां पर उन्होंने इलेक्ट्रेट से मिले हैं। और बस एक चीज है कि इस इलेक्शन में वो उन्होंने विराम लिया है। बट ऐसा नहीं है कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत नहीं करें, जहां पर भी उनकी जरूरत है वो पार्टी के लिए कैंपेन करेंगे और उनका करिश्मा से फायदा भी पड़ने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, लोग बात कर रहे हैं विजय की, बट जो डार्क हॉर्स है इस इलेक्शन में, जो बीजेपी का तुरुप का इक्का हो सकते हैं, वो अन्नामलई भी हो सकते हैं। और कैंपेन के वक्त अगर देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जी कैसे रैली करते हैं, और उस टाइम पे अगर वो एनडीए के पार्टनर्स के साथ अन्नामलई भी उस समय स्टेज शेयर करेंगे। देखिए, सब चीज एक कलेक्टिव चीजों से हो सकती है, क्योंकि आज तमिलनाडु के अंदर अगर आप यूनाइटेड हो रहे तो ही आप डीएमके को हरा सकते हैं। डीएमके का बूथ मैनेजमेंट, उनके कमिटेड पार्टी वर्कर्स है, कमिटेड वोट बैंक है, वो हमेशा बी डीएमके को वोट देता है। तो उनको हराने के लिए आप अगर अपनी स्ट्रेटेजी से चले तो आप जीत नहीं सकते। कलेक्टिव मैंडेट, कलेक्टिव एजेंडा और कलेक्टिव रणनीति के हिसाब से बीजेपी, एडीएमके, पीएमके, डीएमडीके को चलना पड़ेगा। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट डीएमके राइट नाउ। तो बिल्कुल तमिलनाडु में बीजेपी के लिए फिलहाल मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा हैं और इतना आसान नहीं है वहाँ पर पैर पसारना और जो मुश्किल काम तमिलनाडु में अन्नामलाई ने किया है वो काबिल तारीफ़ है और उसके लिए वो पूरे देश भर में, तमिलनाडु नहीं बल्कि पूरे ही देश में वो एक वक्ता के तौर पर और जिस तरह से काम करते हैं उसकी वजह से जाने जाते हैं। और युवाओं में काफ़ी उनकी फैन फॉलोइंग है, युवा काफ़ी पसंद करते हैं। अब देखना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले चुनाव में कैसे और किस स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती है, अन्नामलाई कहाँ पर नज़र आएँगे। फिलहाल तो थोड़ा पीछे रखे हुए हैं उनको ताकि हो सकता है वो कुछ जैसे कि उमेश जी ने बताया इलेक्शन स्ट्रैटेजी रहे चुनाव में आगे बढ़ने के लिए। अब देखते हैं कि क्या नतीजे होते हैं और कितना वोट शेयर हासिल कर पाती है बीजेपी तमिलनाडु में। उमेश जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी।